नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुषी जैन। ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश में किसी आश्रम में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक साथ पहुंच रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर दोनों बड़ी हस्तियों का मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम आना पूरी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वहां एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, कुछ बच्चियों का विवाह कराना चाहते हैं। इन दोनों कार्यक्रमों में अलग अलग कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी और बच्चियों के विवाह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंच रही हैं। इन दोनों हस्तियों के पहुंचने के चर्चे इसीलिए भी हो रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी किसी एजेंडे के तहत ये सब कुछ हो रहा है या ये सब अचानक हो रहा है, ये सहज रूप से हो रहा है या नहीं, इस पर हम आज बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बागेश्वर धाम जाना किस बात का संकेत दे रहा है? देखो आयुषी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज ये जो बात हम कर रहे हैं, दरअसल इसको सामान्य घटना नहीं कह सकते। बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव, जहां एक बहुत नवोदित एक तरह से संत कह सकते हैं, कथाकार कह सकते हैं, उनका अचानक वहां उदय होना और फिर राष्ट्रीय पटल पर छा जाना, फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का वहां जाना, और वो भी 4 दिन के अंदर, एक सप्ताह में देश की दोनों बड़ी हस्तियों का वहां आना, ये सामान्य घटना नहीं है। आयुषी, आपने देखा होगा कि दक्षिण के जो एक हाईटेक संत हैं, चाहे वो सदगुरु हों, श्री श्री रविशंकर जी हों, इनके पास तो हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जाते आते देखा है, या हमने देखा है कि जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास भी आते रहे हैं, क्योंकि उनका ज्ञान का एक और त्याग का कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा एक जीवन कालखंड रहा है उनका। लेकिन बागेश्वर धाम प्रधानमंत्री जी का आना और राष्ट्रपति का आना, इसके कई छुपे हुए रहस्य दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि कोई ना कोई एक एजेंडा है नरेंद्र मोदी जी का। एजेंडा क्या है, ये समय के साथ पूरी पब्लिक के बीच आएगा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी जहां, मतलब कहते हैं ना कि जहां इस समय देश के तमाम सारे राजनीतिज्ञों का सोच का दायरा खत्म होता है, वहां से नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का शुरू होता है। और अब ये तय है कि इनका कोई ना कोई एक ऐसा एजेंडा है जिसके तहत बागेश्वर धाम को प्रमोट किया जा रहा है। अब देखिए आयुषी, आप जरा गौर करिए, पूरे देश भर में बागेश्वर धाम कहाँ है? बागेश्वर धाम कहा जाए तो भारत के नाभि स्थल पर है, लगभग बीच में है, जहां से आप चारों तरफ मैसेज भेज सकते हैं या चारों तरफ के भक्त वहां आ सकते हैं। ये अभी आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें भी समझने में टाइम लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई ऐसी स्कीम तो बना ली है। बेशक हम लोगों के बीच बात में आएगी, जो बागेश्वर धाम महाराज और इसकी जो प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उसका कैसे सरकार के लिए, पार्टी के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा बागेश्वर महाराज का उपयोग करेगी, राजनीतिक उपयोग जरूर करेगी? आयुषी, मुझे लगता नहीं है, ये लगभग तय है। हम ये देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, बागेश्वर धाम नहीं, बागेश्वर महाराज जो वहाँ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है, वो जिस एजेंडे पे काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हमने पिछले दिनों देखा था, और हमें जो सूचनाएं आई, देखिए उसके कई बार सबूत नहीं होते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी कि जाति पात छोड़ो और हमें पूरे भारत को जोड़ो, उस तरह का एक यात्रा निकली थी बागेश्वर धाम से ओरछा तक। उस यात्रा में किस किस ने काम किया, कहाँ से फंडिंग हुई है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अब चूंकि सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन हमारे पास जो संकेत है वो ऐसे है कि कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिल्ली सरकार के इशारे पे इस यात्रा को फाइनेंस किया था। कितने हजारों लाखों लोग चल रहे थे, उनके ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और इतनी फंडिंग उस यात्रा को हुई है। आप बताइए कि इस फंडिंग के पीछे क्या रहस्य है? दिल्ली सरकार के में बैठे हुए लोगों ने यदि बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को इशारा किया कि इसको सफल करना है, तो आप अंदाजा, और पूरे देश भर के लोग उसमें शामिल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है, उस पर बागेश्वर धाम पूरा काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं इसको कोई उसमें नहीं कि भाई हमारा संविधान तो नहीं कहता है, लेकिन यदि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ये भी एक विचार तो हो ही सकता है, व्यक्तिगत विचार रखने का अधिकार सबको है।
जो कि दोनों देश एक तरह से कहना चाहिए धर्म के आधार पर बटे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान धर्म के यदि आधार पर बटा है तो फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा आज का नहीं है, संघ अब 100 साल पूरे करने जा रहा है। और निश्चित तौर पे यहाँ सरकार संघ के जो विचार वाले हैं उनकी सरकार है। मैं आयुषी आपको बताऊं कि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पूरे करने जा रहा है और इस साल कुछ नया होगा, आप देखना, नया और आश्चर्यजनक होगा। हो सकता है जो बात दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं कह पा रहे हैं, जो बात नागपुर में बैठे हुए लोग नहीं कह पा रहे हैं, वो बात बागेश्वर से कहलवाई जा रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आज की तारीख में मीडिया अपील है, पब्लिक अपील है, वो बड़े बड़े संतों में बागेश्वर महाराज की ज़्यादा है। उनका चेहरा बड़ा सम्मोहक चेहरा है, उनका बात करने का अंदाज उनका बिल्कुल देसी, ठेठ देसी अंदाज है, लोगों को बहुत भाता है उनका ये अंदाज। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उपयोग करेगी नहीं, इस समय भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उनका भरपूर उपयोग कर रही है। मतलब हम ये मानिए कि भविष्य में वो हमें एक सक्रिय राजनीति में नजर आ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आयुषी मुझे ये लगता है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से मैं आपको 40 साल पहले ले चलता हूँ जब राजमाता सिंधिया ने मतलब विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन किया था और राजमाता सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की ओर आई थी। उस समय एक 6 साल की बालिका थी, मतलब जब राजमाता सिंधिया पहली बार मिली थी तब 6 साल की थी, लेकिन जब वो 16, 17, 18 साल की हुई होंगी तब राजमाता सिंधिया उनको राजनीति में लाई थी। उनका नाम था उमा भारती। उमा भारती भी इन्हीं बागेश्वर धाम की तरह प्रतिभाशाली थी, प्रवचन करती थी, लोगों को सम्मोहित करती थी और लोग उनकी प्रतिभा को देख के हैरत में रह गए थे। मैं आपको बता दूं आपको आयुषी की बुंदेलखंड हमारा एक ऐसा इलाका है जहां से जो संत निकले वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा गए। आप ओशो की बात कर लें, महेश योगी की बात कर लें, उमा भारती जी की बात कर लें और अब आप बात कर लें बागेश्वर महाराज की। ये ऐसी प्रतिभा, पता नहीं क्या एक इस धरती में क्या एक वो है, चमत्कार है कि यहाँ से जो व्यक्ति निकलता है वो विचार लेके निकलता है और दुनिया के पटल पर छा जाता है। और पटल पर नहीं छाता है, दुनिया के दिल और दिमाग में छा जाता है। और ऐसा ही हमें लग रहा है कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं वो भी छाए हुए हैं। आपने कहा कि क्या वो राजनीति में आ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि अगले लोकसभा चुनाव में धीरेन्द्र शास्त्री खजुराहो या उसके आसपास किसी सीट से उम्मीदवार हों, उन्हें संसद में लाया जाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों उज्जैन के एक महंत को भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा में भेजा है। उमा भारती के पराभव मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वो राजनीति से लगभग बाहर हो चुकी है, आउट हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश नहीं, देश में भारतीय जनता पार्टी अब भगवाधारी किसी व्यक्ति को चाहती है। उनके पास में योगी हैं, अब योगी की तो है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब योगी के समानांतर भी उन्हें किसी को खड़ा करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगे पीछे राजनीति में आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुकेश नायक जो अभी मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने तो अभी 2 दिन पहले उन्हें उचक्का तक कह दिया था। इस पर काफी जो दोनों तरफों से बयानबाजी हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे हम कहते हैं ना कि आपने एक कहना चाहिए अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया। हम कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मार रही है, कांग्रेस कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मार रही है, अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पे मार रही है। मुझे ये बताइए कि जिन मुद्दों पे कांग्रेस को डाइवर्ट होना चाहिए उन मुद्दों को उठा के कांग्रेस खुद अपना नुकसान करती है। कांग्रेस के अंदर कमलनाथ जी इस समय सबसे बड़े लीडर हैं, उनसे बड़ा लीडर तो मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। और कमलनाथ जी खुद बागेश्वर महाराज के चरणों में जाके बैठते हैं। तो आपको जब ये पता है कि बागेश्वर महाराज के कई भक्त कांग्रेस के अंदर हैं, आपको बता दूं जो छतरपुर के विधायक रहे इस बार तो नहीं है, पज्जन जो है ना चतुर्वेदी, वो उनके सबसे बड़े भक्त हैं, उनके साथ लंदन तक यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, वो उनके भक्त हैं। ऐसे कई लोग हैं। ऐसे में जिन मुद्दों पे कांग्रेस को खामोश रहना चाहिए उन मुद्दों पे वो उचक्का कह के एक तरह से कांग्रेस ने अपना नुकसान किया है। हालांकि उनका बयान का समर्थन बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब जो वामपंथी लोग हैं वो, और या जिनके विचार में ऐसा आता है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो लोग समर्थन कर रहे हैं। मुकेश नायक को कह सकते हैं कि आप चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं लगातार,
मुकेश नायक खुश भी हो सकते हैं कि ये बयान देकर उन्होंने अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता की कुर्सी पर बैठ के ये बयान देकर आपने और किसी का नहीं, अपनी पार्टी का नुकसान किया है। क्योंकि देखिए इस समय धर्म भीरू जनता, आप देखेंगे भारत में जो जनता है धर्म भीरू जनता है और उसका भारतीय जनता पार्टी पूरा उपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसने जैसा है मुकेश नायक का बयान। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाल बिछा रखा है, मुकेश नायक खुद वहां दाना चुगने पहुंच गए और फंस गए, मुझे इस तरह का लगता है। सर एक सवाल जो सब हर कोई जानना चाहता है, बागेश्वर महाराज कौन है? संत, महात्मा, तांत्रिक, या वो जैसे लोगों की वो पर्चियां खोलते हैं तो उन्हें हम चमत्कारी बाबा समझे? क्या है आखिर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है मूलतः मैं मानता हूँ वो कथा करने वाले हैं, कथा ही करते हैं। जो चमत्कारी वाली बातें हैं उसको तमाम सारे लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि ये एक ट्रिक है और ये ट्रिक तमाम सारे लोगों को आती है। हमने टीवी पे तमाम लोग देखा है, हमने एक सुहानी करके आती है एक, वो इस तरह के जो महाराज करते हैं वो लगातार वो भी करती है महिला, और ये कहती है ये मनोवैज्ञानिक एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप बता सकते हो, पर्ची पे पहले लिख सकते हो। वो कथा करते हैं, अच्छी कथा करते हैं, लोग उनको देखना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी मैं बात बताऊँ, ना तो वो संत हैं क्योंकि वो खुद मना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं संत नहीं हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, ये वो खुद ही कहते हैं। क्योंकि उन्होंने एक घोषणा कर रखी है कि मैं ग्रस्त हूँ, मैं परिवार बनाऊँगा, मैं शादी करूँगा, मैं बच्चे करूँगा, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने घोषणा की है। और उनके जो गुरु हैं रामभद्राचार्य जी महाराज, वो पिछले दिनों आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्दी इनके विवाह में शामिल होऊंगा। तो एक बात तो तय है कि वे बैरागी नहीं हैं, वैराग्य नहीं है उनको। और दूसरी बात ये तय है कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं संत और महात्मा नहीं हूँ, मैं एक ग्रस्त रहूँगा। और उनका ये कहना है कि मैं कथाकार हूँ। तो मुझे लगता है कि वे कथाकार है। लेकिन आयुषी एक बात ध्यान रखिए, मैं कुछ चीज़ों को इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे तमाम सारे दर्शक इसको बड़ी गंभीरता से सुन रहे होंगे। अभी मुश्किल से 20-25 साल पहले एक और संत चमके थे। बेशक उन्होंने अपना धाम बनाया था उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रावतपुरा सरकार के नाम से भिंड में, लेकिन उनका जन्म हुआ था टीकमगढ़ में, ये भी बुंदेलखंड की। जो मैंने बताया कि बुंदेलखंड एक ऐसी उपजाऊ भूमि है जहाँ से लोग निकलते हैं। तो उनका नाम भी रविशंकर है, उनका नाम है रविशंकर शर्मा। और वे टीकमगढ़ से निकलकर रावतपुरा पहुँचे। वे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है। हमने उन्हें कभी प्रवचन करते भी नहीं देखा है। वे कोई ना कथाकार है ना वो, लेकिन इसके बाद भी उनके पास कुछ शक्तियाँ थी, ऐसा लोगों का मानना है। पता नहीं किस तरह से उनके जीवन में कुछ शक्तियाँ आई और उसके बाद उनको वहाँ रावतपुरा हनुमान जी का मंदिर मिल गया, वहाँ वो बैठने लगे। और धीरे धीरे वो आश्रम इतना बड़ा बन गया रावतपुरा का कि गाँव का जो पशुओं के पानी पीने का जो तालाब है वो भी अंदर आ गया, गेस्ट हाउस भी अंदर आ गया, पानी की टंकी भी अंदर आ गई। आप जाके देखिए वो आश्रम, सरकार ने अपने पैसे से इतना बड़ा आश्रम बना दिया। और आपने आज से यदि 2, 4, 5 साल 10 साल पहले देखा होगा, रावतपुरा जिस हाइट पर पहुंचे थे अब वो हाइट पे नहीं है। धीरे धीरे उनका उतार शुरू हुआ है क्योंकि उन्होंने व्यवसाय किया, उन्होंने धर्म को व्यवसाय में बदल दिया, उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, तमाम सारे। तो बेशक अभी भी उनके भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन वो जो एक उनका चढ़ाव था वो, इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी आपने धर्म को व्यवसाय बनाने की कोशिश की, यदि आपने ये सोचा कि इससे जैसे रामदेव बाबा कर रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में रामदेव बाबा कितने सफल हैं असफल हैं मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश में लोग पसंद नहीं करते। आप बुंदेलखंड में ये लोग पसंद नहीं करेंगे कि आप धर्म के नाम पर कोई व्यवसाय करें। जैसे भिंड में हमने देखा कि उन्होंने सब जगह कॉलेज खोले, पर भिंड में कॉलेज नहीं खोला रावतपुरा जी ने, दतिया में आगे कॉलेज खोला, उसमें भी तमाम विवाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा ये कहना है कि बागेश्वर महाराज आज की तारीख में लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन यदि उनका कुछ भी भूल उन्होंने की, गलती की, तो ये मान के चलिए कि लोग जैसे आपको सिर पे बिठा के चलते हैं उतारने में भी देर नहीं लगाते हैं। और इसके कई उदाहरण हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका उदाहरण है ओशो, उसके उदाहरण है महर्षि महेश योगी, इसके उदाहरण है रावतपुरा सरकार, तो कई उदाहरण भी हैं इसके। इसलिए मेरा बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे कहना है कि संभल के चले। ये राजनीति की राहें बड़ी रपटीली हैं, कब आप फिसल जाए ध्यान रखिए। और आज मैं इस प्रोग्राम में एक और संत को याद करना चाहता हूं, और वो है प्रभाकर दद्दा जी।
प्रभाकर दद्दा जी ने अपना पूरा ग्रस्त के रूप में जीवन जिया, लेकिन कितने भक्त बनाए उन्होंने, और उनने जिस तरह से लोगों को रस्सी की तरह बांध के रखा था। यदि आप ग्रस्त संत बनना चाहते हैं तो प्रभाकर दद्दा जी को आप अपना आदर्श मान सकते हैं। वे किसी व्यवसाय में नहीं पड़े, किसी तंत्र बंध में नहीं पड़े, सारे राजनीतिक लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों वो उनके भक्त रहे, अनुयायी रहे, सब पे उनकी कृपा बरसती रही। आप प्रभाकर शास्त्री को यदि अपना आदर्श बना के आगे बढ़ेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे। वरना ध्यान रखिए, ये मेरी एक शब्द जो मैं अंतिम शब्द के रूप में बोलना चाहता हूं, ध्यान रखिए कि राजनीतिक लोग आपका उपयोग करना चाहते हैं, आप अपना कितना उपयोगी बनते हैं, कितना उपयोग उनको करने देते हैं, ये आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। बिल्कुल, तो ये मेरे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी, जिन्होंने सारे सवालों के बखूबी जवाब दिए। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ।